देखिए, आपके सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है स्टेटमेंट कंक्लूजन। स्टेटमेंट कंक्लूजन ये जो टॉपिक है ये आपका क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट बनता है। क्रिटिकल रीजनिंग, इसको हम लोग लॉजिकल रीजनिंग भी बोलते हैं। बेसिकली ये स्टेटमेंट कंक्लूजन होता क्या है, ये थॉट बेस्ड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ योर थॉट यू आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसको समझिए ध्यान से कि स्टेटमेंट कंक्लूजन में होता क्या क्या है। स्टेटमेंट कंक्लूजन में आपको बहुत सारा पार्ट देखने को मिलेगा। जैसे पहला पार्ट स्टेटमेंट एजम्पशन। स्टेटमेंट एजम्पशन, एजम्पशन का मतलब क्या होता है? एजम्पशन का मतलब क्या होता है? मतलब अनसेड या हिडन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। हिडन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, हिडन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। एजम्पशन का मतलब क्या होता है कि हाँ, कुछ आप सपोज, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर रहता है तभी तो आप सपोज करते हैं। कुछ ना कुछ उस स्टेटमेंट के अंदर छुपा रहता है तभी तो आप सपोज करते हैं, उसी बेसिस पे तो आप सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दो वर्ड देखने को मिलेगा। एक होता है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है पॉसिबल। मतलब उसके अंदर समाया हुआ, उस स्टेटमेंट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है, तो हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट मतलब पॉसिबल। इसको हम बोलते हैं कैन बी अंडरस्टूड एज ट्रू। कैन बी अंडरस्टूड एज ट्रू। एक्सप्लिसिट मतलब क्या होता है? एक्सप्लिसिट मतलब जैसे इसको आप ट्रू एज्यूम करते हैं तो ये आ जाता है आपका फॉल्स। डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड। डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड। ठीक है, डायरेक्टली एक्सप्रेस, जिस चीज को आप डायरेक्टली एक्सप्रेस कर रहे हैं वो एजम्पशन कैसे हो सकता है? ठीक है, जिस चीज को आप डायरेक्टली एक्सप्रेस कर रहे हैं वो एजम्पशन कैसे हो सकता है? एजम्पशन क्या होता है? मतलब ऐसा कुछ जो उस स्टेटमेंट से कुछ मतलब निकल के आता हो, कुछ हिडन पार्ट हो, लेकिन अगर उसी हिडन पार्ट को आपने डायरेक्टली एक्सप्रेस कर दिया तो वो आपका एजम्पशन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसा कैसा होता है, किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उन सबको आराम आराम से समझते चलिए। आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा। यस जाकिर, अभी बता रहा हूँ, अभी तो मैं आपको समझाना शुरू ही किया है। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया रहेगा। स्टेटमेंट मतलब एक्शन, किसी भी तरीके से आपको दिया जा सकता है। इन द फॉर्म ऑफ नोटिस, इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट। अभी क्वेश्चन कराएंगे, अभी तो एग्जाम्पल बहुत कुछ कराएंगे। पहले ये समझ लीजिए कि बनाते कैसे हैं। कोई इवेंट के फॉर्म में आपको वो स्टेटमेंट दिया रहेगा। ठीक है, और इस बेसिस पे आपको एजम्पशन दिया रहेगा। सपोज करिए दो एजम्पशन दे दिया, एजम्पशन 1 एंड एजम्पशन 2। ठीक है,
एजम्पशन 1 एंड एजम्पशन 2। तो कोई वर्क, समझिएगा इस चीज को, कोई वर्क या एक्शन, वर्क या एक्शन से पहले का जो भी थॉट होता है, वर्क या एक्शन से पहले का जो भी थॉट होता है, वो सब क्या होता है? एजम्पशन। वर्क या एक्शन के बाद, वर्क या एक्शन के बाद जो भी थॉट होता है वो क्या होता है? कंक्लूजन। तो एजम्पशन और कंक्लूजन में डिफरेंस समझ आया? कोई वर्क या एक्शन होने के पहले का जो थॉट होता है वो मेरा एजम्पशन होता है, और कोई वर्क या एक्शन हो चुका है उसके बाद का जो भी पार्ट होता है वो मेरा कंक्लूजन होता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आज मैच है। लेट्स से कि आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। तो मैच के पहले, उस वर्क या एक्शन के पहले जो भी पार्ट हो रहा है वो सब क्या है? एजम्पशन है। पिच ऐसी है तो 10 ओवर में इतना रन बन सकता है, 20 ओवर में इतना रन बन सकता है, लास्ट के 5 ओवर में इतना रन बन सकता है, वो सब क्या है? ये इस वर्क या एक्शन के पहले का जो भी पार्ट है वो एजम्पशन है। जब मैच हो गया तो उसके बाद क्या है? कंक्लूजन है कि 10 ओवर में कितना रन बना, वो तो कंक्लूजन है, वो तो रिजल्ट है। तो किसी वर्क या एक्शन के जो पहले का पार्ट होता है, वो जो थॉट होता है, ये हमारा एजम्पशन होता है। इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले ये चीज जरूर सोच लीजिएगा कि वर्क और एक्शन से पहले का पार्ट है, वर्क और एक्शन के बाद का पार्ट है। गॉट इट? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? क्लियर है। जो एजम्पशन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। आप कभी ये थोड़ी एज्यूम करते हैं इंडिया मैच हार जाएगा। आपका जो डिजायर, एजम्पशन क्या मतलब क्या होता है? डिजायरेबल आउटकम। डिजायरेबल आउटकम। तो डिजायरेबल आउटकम क्या होगा? आपका डिजायर कभी भी निगेटिव हो सकता है क्या? आपका डिजायर कभी भी निगेटिव हो सकता है क्या? डिजायर तो हर आदमी का पॉजिटिव रहता है। क्या आपका डिजायर है कि आप इस एग्जाम में फेल कर जाए? नहीं ना, किसी का डिजायर निगेटिव नहीं होता है। एजम्पशन क्या है? वर्क से पहले का थॉट, एक एजम्पशन, डिजायर आउट, डिजायरेबल आउटकम। तो ये एजम्पशन होता है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन जो कंक्लूजन होता है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और ये आपका निगेटिव भी हो सकता है। किसी भी एक्शन के पहले कोई ना कोई रीजन होता है। देयर इज अ रीजन बिफोर एनी एक्शन। ये सब अभी जो मैं समझा रहा हूं ना, इसको समझते जाइए। यही चीज आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प करेगा। अगर आप बोलेंगे सर डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ा दीजिए, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, बट मैं बस एक क्लास आपको पढ़ा के देख रहा हूँ, whether you get it or not. There is a reason before any action. कोई भी एक्शन है तो उसके पहले आप पूछते हैं ना वाई। किसी भी एक्शन के पहले कोई ना कोई रीजन तो होता है ना। एक्शन के पहले का रीजन, और यहीं से हमारा डिजायरेबल आउटकम डिराइव होता है। डिजायरेबल आउटकम का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट द एक्शन। जैसे आपका जब एग्जाम होगा, जब होगा तब होगा ना। आप अभी क्यों पढ़ रहे हैं? आप ये बताइए, आप अभी क्यों पढ़ रहे हैं? जिस दिन एग्जाम होगा जाके दे दीजिएगा पेपर। आप अभी पढ़ क्यों रहे हैं?
तो उस एक्शन के पीछे वाई छुपा है ना, वाई, उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? आपका डिजायरेबल आउटकम है, आपका पॉजिटिव थिंकिंग है कि हम अभी पढ़ेंगे तो मेरा एग्जाम क्लियर होगा। रीजन टू गेट सिलेक्टेड, सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं ना, रिजेक्शन के लिए तो कोई नहीं पढ़ता है। तो आपको ये समझ आया कि देयर इज अ रीजन बिफोर एनी एक्शन। एक्शन आपका, एक्शन क्या है? जिस दिन आपका एग्जाम होगा वो आपका एक्शन होगा, वही चीज डिसाइड करेगा ना कि वेदर यू आर पास्ड और फेल्ड। तो व्हाई आर यू स्टडिंग नाउ? उस एक्शन के पहले अभी आप क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। एंड व्हाट इज दैट रीजन? बिकॉज you want the desirable outcome, और desirable outcome क्या है? Positive thinking about the action. Got it? यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? यस सर, ओके, फाइन। देखिए, अब यहाँ पे हम एजम्पशन किस तरीके से आपको एग्जाम में कैसे पूछना होता है, आप कैसे एज्यूम करते हैं। सपोज करिए कोई वर्क या एक्शन, ठीक है, कोई वर्क, कोई एक्शन होने वाला है। एग्जाम किसका है? आपका है। तो यू आर ए। तो इस वर्क या एक्शन के पहले का जो भी थॉट होगा, पॉजिटिव थॉट, आपका जो थॉट होगा ये रिलेटेड होता है, तो हम इसको बोलते हैं एजम्पशन। ठीक है। देयर इज अनदर पर्सन बी। एक्शन आपको करना है, काम आपका है, पढ़ाई आप कर रहे हैं, ठीक है। थॉट आप देख रहे हैं, आपका डिजायरेबल आउटकम है। देयर इज अनदर पर्सन बी। बी इज एज्यूमिंग, बी इज एज्यूमिंग थॉट्स ऑफ ए। बी जो है ए के थॉट को अज्यूम कर रहा है, विच ए हैड इन हिज माइंड बिफोर द वर्क। काम होने के पहले जो ए के मन में जो जो चीज है, बी उसको अज्यूम कर रहा है। तो आपके पेपर में भी क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा। कोई पर्सन कुछ काम करने जा रहा है, कुछ एक्शन लेने जा रहा है, उस बेसिस पे आपको एज्यूम करना होता है। तो वो आप तो नहीं काम करने जा रहे हैं ना, काम कौन करने जा रहा है? कोई अदर पर्सन। जैसे आप पेपर देने जा रहे हैं, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? एज्यूम कर रहे हैं, आपके थॉट प्रोसेस को हम एज्यूम कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी आंसर करना होगा। किसी, कभी कभी क्या होता है डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कभी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है इनडायरेक्ट होता है, कि आपको ए के एक्शन के पहले का जो थॉट है उसको आपको एज्यूम करना है। दैट इज द अनसेड पार्ट। बोलिए, समझ आया? समझ आया? यस सर। ठीक है, ओके। देखिए, सपोज करिए ए और बी, ये दोनों चोर है, दे आर थीफ। तो किसी चीज को चोरी करने से पहले ये क्या करेंगे? उस चीज का प्लानिंग करेंगे। तो जो प्लानिंग होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। वो प्लान करेंगे ना इस तरीके से कि नहीं, हमें ये, हम ऐसे चोरी करेंगे तो हम पकड़े नहीं जाएंगे, ऐसे चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे।
तो उनके मन में ये सब प्लानिंग के केस में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आएगा, ठीक है। लेकिन जब वो चोरी करने जाएंगे, उसके पहले का जो थॉट होगा, पहले बहुत स्टार्टिंग में तो क्या करेंगे, प्लान करेंगे। जब ये एक्शन से पहले का जब इनका थॉट होगा, तो ये इसी पॉजिटिव प्लानिंग को लेके जाते हैं ना, कि निगेटिव प्लानिंग को लेके जाएंगे कि नहीं नहीं हम ये करेंगे और हम पकड़े जाएंगे। कोई चोर पकड़े जाने के लिए तो चोरी करने जाता है क्या? आपके पास किसी काम को करने का 10 तरीका है। जैसे आपका पेपर है, आपका पेपर है, आपको पेपर में अपीयर होना है, आपका पेपर आज से 2 महीने बाद है या 3 महीने बाद है, तो आपने एक प्लानिंग किया। प्लानिंग किस तरीके से होगा कि हाँ ऐसा हम पढ़ेंगे तो मेरा क्लियर होगा, इस तरीके से हम नहीं पढ़ेंगे तो मेरा क्लियर नहीं होगा। तो ये सब क्या है, ये सब आपका प्लानिंग का पार्ट है। जब आपने पूरी तरीके से प्लान कर लिया कि सर मुझे पढ़ाएंगे तो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, जल्दी से पेपर क्लियर होगा, तो आप प्लानिंग के बाद आप क्या कर रहे हैं, उस एक्शन से पहले आपका जो थॉट है, जो रीजन है, जो डिजायरेबल आउटकम है, वो क्या है आपका, पॉजिटिव। ये जो आपने डिसीजन लिया, प्लानिंग के बाद आप क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे, तो ये डिसीजन आपका पॉजिटिव होगा ना। यही तो होता है फेवरेबल थॉट, ये जो डिसीजन होता है यही तो होता है फेवरेबल थॉट। अभी आप सोच रहे थे ना कि सर एजम्पशन पॉजिटिव क्यों होता है, यही तो है फेवरेबल थॉट, क्योंकि आपका एजम्पशन है आप एग्जाम पास करेंगे तभी तो आप पढ़ने आए हैं। तो ये जो फेवरेबल थॉट, जो एजम्पशन होता है ना, उसको आप एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज एक्सेप्टेंस, दैट इज एक्सेप्टेंस। और इस एजम्पशन के बाद क्या होता है, जो आपने ये एजम्पशन किया इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप एक्शन लेते हैं। तो आपका पहले प्लानिंग, प्लानिंग के बाद का आपका ये डिसीजन, डिसीजन पॉजिटिव होता है, दैट इज अ फेवरेबल थॉट, दैट इज एक्सेप्टेंस, एंड दिस ऑल आर एजम्पशन। और एजम्पशन के बाद का जो पार्ट होता है वो क्या होता है आपका, एक्शन। तो जो आपका एजम्पशन होता है, क्या वो डेफिनिट होता है या इनडेफिनिट होता है? एजम्पशन जो होता है वो डेफिनिट होगा या इनडेफिनिट होगा, ये बताइए। इनडेफिनिट, वेल डन। एजम्पशन क्या होगा, इनडेफिनिट। डेफिनिट कैसे हो सकता है, एजम्पशन है ना, क्या कुछ फिक्स है क्या, कुछ फिक्स्ड है क्या? ये तो एजम्पशन है ना, कुछ फिक्स तो है नहीं, तो एजम्पशन क्या होगा, इनडेफिनिट ना। ओके। अब आपने जितना पढ़ा है उस बेसिस पे अब आपको आंसर करना है, ठीक है। एक्सेप्टेंस जब होता है तभी आपका पॉजिटिव थिंकिंग निकल के आता है और तभी आपका एजम्पशन होता है, ठीक है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, उसका आंसर बताइए। ये स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे ही तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। द एयरलाइंस हैव रिक्वेस्टेड all their bona fide passengers to check the status of flight operations, flight operations before leaving their home, as heavy fog is causing immense problems to normal flight operations, flight operations। अब यहाँ पे आपको ए बी सी, ए है
the majority of the air passengers may check the flight status before starting their journey to the airport. B है, the government may take serious objection to the notice issued by the airline company. C. Majority of the passengers will cancel their tickets and postpone their journey till the situation becomes normal. Becomes normal. Which of the assumptions are implicit? The assumptions are implicit. 1, none. 2, only A. 3, only B. 4, only C. and 5, A and B. चलो, सोचिए और फिर उसके बाद इसका आंसर करिएगा. But implicit means possible, can be understood as true. Explicit means false, directly expressed. एक्सप्लिसिट मतलब क्या होगा कि ठीक उसका उल्टा हो जाएगा. इम्प्लिसिट मतलब जितना भी फेवरेबल आउटकम होगा, पॉजिटिव होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा, उसके फेवर में होगा, एक्सेप्टेंस होगा, ये सब हमारा इम्प्लिसिट होता है. और इसका ठीक उल्टा क्या हो जाता है? एक्सप्लिसिट.
चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फाइन। हाँ ऑप्शन में मैंने यूज किया। अगेन यू मिस्ड द क्लास। क्लास क्यों मिस किया? आज फर्स्ट क्लास था, आपको करना चाहिए था। इससे फर्क पड़ता है। चलिए अब मैं बताता हूँ किससे फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है क्या होता है। यस व्हाट इज दिस? कौन है ये? रेडमी। आपको बात एक बार में समझ नहीं आती है क्या? और रेडमी नाम से कल मैं आपको क्लास में एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ओके रेडमी, मैं अभी आपको फिर से बता रहा हूँ, रेडमी नाम से कल मैं आपको क्लास में एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्लास करना हो नाम चेंज करके आइएगा। आप लोगों को एक बार में बात समझ नहीं आता है। ओके देखिए यहाँ पे आपको स्टेटमेंट गिवन है। द एयरलाइंस हैव रिक्वेस्टेड ऑल दियर बोनाफाइड पैसेंजर्स टू चेक द स्टेटस ऑफ फ्लाइट ऑपरेशंस बिफोर लिविंग दियर होम एज हेवी फॉग इज कॉजिंग इमेंस प्रॉब्लम टू नॉर्मल फ्लाइट ऑपरेशन। तो एयरलाइंस ने क्या बोला है, अपने जितने भी बोनाफाइड पैसेंजर्स हैं, जनरली सारे पैसेंजर्स को बोनाफाइड पैसेंजर्स ही बोला जाता है। बोनाफाइड का क्या मतलब होता है? अच्छे पैसेंजर्स। तो पैसेंजर्स को अच्छा ही माना जाता है। ठीक है। तो एयरलाइंस ने बोला है कि जितने भी पैसेंजर्स हैं, आप घर से निकलने से पहले अपने फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जो हेवी फॉग है ना, उससे काफी ज्यादा फ्लाइट का ऑपरेशंस में चेंजिंग आया है। ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट दे रहा है। कौन स्टेटमेंट दे रहा है? एयरलाइंस वाला स्टेटमेंट दे रहा है। आप कौन है? एयरलाइंस वाला कौन है? ए। और आप कौन है? बी। अभी फ्लाइट उड़ा नहीं है। फ्लाइट उड़ने से पहले अभी लोग घर से निकले नहीं है। घर से निकलने से पहले ए जो है कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचा होगा। ए कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचा होगा, तभी तो। एजम्पशन क्या होता है? एजम्पशन हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना। अभी मैंने आपको पढ़ाया है ना कि एजम्पशन मतलब पॉजिटिव। प्लानिंग आपका पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन एजम्पशन जो होता है पॉजिटिव। तो ये जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचा होगा। तो आपको ये बताना, आप भी हैं, आपको ये बताना है कि ए ने क्या पॉजिटिव सोच के इस चीज का सॉल्यूशन दिया था। ए ने क्या पॉजिटिव सोचा था? तो ए ने ये सोचा कि मेजॉरिटी ऑफ द एयर पैसेंजर्स में चेक द फ्लाइट स्टेटस बिफोर स्टार्टिंग देयर जर्नी टू द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट निकलने से पहले, अपने घर से एयरपोर्ट जाने से पहले बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स होंगे जो फ्लाइट स्टेटस को चेक कर लेंगे। ठीक है। तो ये पॉजिटिव थॉट है कि नहीं? ए पॉजिटिव थॉट है कि नहीं, ये बताइए। ए पॉजिटिव थॉट है कि नहीं? यस, ए पॉजिटिव थॉट है। तो पॉजिटिव थॉट है तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस हुआ। और एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हुआ? ये एजम्पशन हो सकता है। तो ए मेरा अभी तक करेक्ट आंसर है। ए अभी तक मेरा करेक्ट है। अब चलिए हम बी पे चलते हैं। बी से पहले सी देखिए। मेजॉरिटी ऑफ द पैसेंजर्स विल कैंसिल देयर टिकट्स एंड पोस्टपोन देयर जर्नी टिल द सिचुएशन बिकम्स नॉर्मल। एयरलाइंस वाला बोल रहा है कि जितने भी बोनाफाइड पैसेंजर है वो अपने घर से निकलने से पहले आप अपना फ्लाइट स्टेटस चेक कर लीजिएगा। और उसका एजम्पशन क्या ये हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स होंगे जो अपने फ्लाइट के टिकट को कैंसिल कर देंगे और वो जर्नी को पोस्टपोन कर लेंगे। ये पॉजिटिव थॉट है कि ये निगेटिव थॉट है, ये बताइए। जो स्टेटमेंट सी है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है? सबको समझ आ रहा है कि दिस इज निगेटिव। तो निगेटिव थॉट मेरा एजम्पशन हो सकता है क्या? नहीं। तो हमारा सी गलत हो गया, ए सही हुआ। अब बी देखते हैं। The government may take serious objection to the notice issued by the airlines company
गवर्नमेंट जो है, जो एयरलाइन कंपनी जो नोटिस निकाल रहा है, गवर्नमेंट उस पर सीरियस ऑब्जेक्शन लेगा। ये अगेन ये तो निगेटिव चीज है ना, गवर्नमेंट उस पर सीरियस ऑब्जेक्शन लेगा। इसलिए एयरलाइन कंपनी ये नोटिस निकाल रहा है कि आप सब पैसेंजर से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप लोग घर से निकलने से पहले अपने फ्लाइट को स्टेटस को चेक कर लीजिएगा। इसमें गवर्नमेंट को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? और एयरलाइन अगर सोचेगा कि गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन होगा तो क्या कभी एयरलाइन इस चीज के लिए आगे प्रोसीड करेगा? तो अगेन दिस इज ऑल्सो निगेटिव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ओनली ए। तो आंसर क्या हो गया? 2, ओनली ए। ये तरीका होता है स्टेटमेंट कंक्लूजन। हम कंक्लूजन तक कैसे पहुंचते हैं? तो हम इस तरीके से पहुंचते हैं कंक्लूजन तक। बोलिए, समझ आया आप लोगों को? क्लियर है? हाँ बिल्कुल, अभी मैं और भी स्टेटमेंट आप लोगों को दूंगा। ये क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए कि सर यहाँ पे ये चीज नहीं समझ आया, बताइए। सर बी पार्ट फिर से बोलो। बी पार्ट फिर से बोले। चलिए, आप सपोज करिए एयरलाइंस वाले हैं, ठीक है। आपने अपने पैसेंजर को एक इंफॉर्मेशन, एक नोटिस निकाला। जैसे मैंने आपको बोला ना, स्टेटमेंट्स किस फॉर्म में हो सकता है? कोई एडवर्टीजमेंट हो सकता है, कोई नोटिस हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है। तो ये सपोज करिए आपने एक नोटिस ही दिया ना अपने पैसेंजर को। ये आपने क्या दिया है? नोटिस ही तो दिया है ना। यस और नो? इज इट नोटिस? क्या ये हाँ नोटिस? सर। नोटिस है। आपने अपने पैसेंजर को नोटिस दिया है। नोटिस क्या दिया है? कि भाई ये घर से निकलने से पहले आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत हेवी फॉग है, हो सकता है कि आपके फ्लाइट का जो टाइमिंग है वो सब चेंज वेंज हो गया होगा, ठीक है। तो आप इस नोटिस को दे रहे हैं, और आपके माइंड में क्या ये हो सकता है कि आप ये जो नोटिस देंगे, उस नोटिस के बेसिस पे गवर्नमेंट कुछ सीरियस ऑब्जेक्शन डाल सकता है कि एयरलाइंस वाले ने ऐसा कोई नोटिस क्यों निकाला? आप कोई काम करने जा रहे हैं और उससे पहले आपके मन में अगर ये होगा कि ये जो काम करेंगे इस पे गवर्नमेंट हमें कुछ ऑब्जेक्शन डाल सकती है, तो क्या आप उस काम के लिए प्रोसीड करेंगे? वो एजम्पशन आपका पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? वो थॉट आपका पॉजिटिव होगा कि नोटिस निगेटिव होगा? फिर वो नोटिस नहीं देते हैं, बिल्कुल। ये तो निगेटिव थॉट हुआ ना, तो निगेटिव थॉट को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये भी मेरा एजम्पशन नहीं हुआ, इस कारण से भी गलत हुआ। बोलिए, क्लियर हुआ? ठीक है। हाँ, इम्प्लिसिट मीन्स कैन बी ट्रू, मीन्स पॉसिबिलिटी। ऑप्शन ए में यूज हुआ है, विच मीन्स इट इज ऑल्सो पॉसिबल, बिल्कुल। इम्प्लिसिट का मतलब और एक्सप्लिसिट के मतलब में देखिए डिफरेंस समझ लीजिए। इम्प्लिसिट जहां भी रहेगा ना, इसका मतलब होगा इनडायरेक्टली एक्सप्रेस, इनडायरेक्टली एक्सप्रेस फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी फेवरेबल आउटकम नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, इन फेवर ऑफ, एक्सेप्टेंस। ये सब जब भी होगा तो ये आपका इम्प्लिसिट होता है। एक्सप्लिसिट का मतलब जानते हैं क्या होता है? एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लिसिट का मतलब होता है रिजेक्शन। अनरिलेटेड, फेक, यस, अनरिलेटेड, इम्प्रैक्टिकल, वो फेक हो गया, इम्प्रैक्टिकल, निगेटिव एस्पेक्ट,
ओके, निगेटिव एस्पेक्ट अगेंस्ट पेसिमिस्टिक, ये सब जो भी होता है ये सब क्या होता है आपका एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के बीच का डिफरेंस समझ आ गया? हाँ, ओके, फाइन। चलिए, मैं आपको दूसरा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। हाँ बिल्कुल, स्टेटमेंट है सिंस द पास्ट 5 years the price of petrol and diesel are constant only in Myanmar. One, the price of these have changed throughout the world other than Myanmar. Two, in Myanmar, the prices were different before these 5 years. Which of these are implicit? A, one only. B, two only. C, both. D, none. सोचिए और उसके बाद आंसर करिए। वेल डन, बहुत लोगों का करेक्ट आंसर आया है। वेल डन। देखिए, बोल रहा है कि पिछले 5 साल से पेट्रोल और डीजल का प्राइस सिर्फ म्यांमार में कांस्टेंट है। ठीक है, इम्प्लिसिट मतलब एजम्पशन, मतलब कुछ हिडन पार्ट। तो इसमें आपको क्या फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ के ये हिडन नहीं लगा कि म्यांमार के अलावा प्राइस हर जगह चेंज हुआ है?
म्यांमार के अलावा प्राइस हर जगह चेंज हुआ है। द प्राइस ऑफ दीज हैव चेंज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड अदर देन म्यांमार, क्योंकि बोल रहा है ना कि सिर्फ म्यांमार में कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं बोलूं कि इस क्लास में सिर्फ एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि बाद बाकी कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करता है। अगर मैं बोलूं कि इस क्लास में सिर्फ एक स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाद बाकी सारे के सारे पढ़ाई करते हैं। तो म्यांमार के अलावा और कहीं भी कांस्टेंट नहीं था, तो इट मीन्स कि हर जगह प्राइस चेंज हुआ है अदर देन म्यांमार। तो वन इज इम्प्लिसिट और नॉट, ये अनसेड या हिडन पार्ट था कि नहीं? दूसरा है, इन म्यांमार द प्राइसेस वर डिफरेंट बिफोर दीज 5 years। तो पिछले 5 साल से कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि 5 साल पहले कुछ और होगा, तभी तो 5 साल से कांस्टेंट है। 5 साल पहले कुछ और होगा, तभी तो 5 साल से कांस्टेंट है। तो बी इज ऑल्सो पॉसिबल। तो 1 भी करेक्ट है और 2 भी करेक्ट है। तो विच ऑफ दीज आर इम्प्लिसिट? बोथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बोथ। स्लोली क्लियर हो रहा है? अरे नासिर गजब, अच्छी बात है, स्लोली आपका क्लियर हो रहा है। कभी आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। चलिए ठीक है। क्लियर। ओके फाइन। दूसरा स्टेटमेंट करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टॉपिक? अच्छा स्नेहा, आप क्लास में लेट से आए। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ओके। इस क्लास का रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब वो रिकॉर्डिंग देखिएगा ½ का, तभी आपसे वो सारे क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। A notice board of a company says that if parking space is not available, अरे मैंने क्या लिख दिया? is not available, then park the vehicle in the mall and walk to the office। स्टेटमेंट का क्वेश्चन, इसका एजम्पशन दे रखा 1, द मॉल इज एट अ वॉकेबल distance from the office। The office does not allow visitor vehicles in the premises। Again, which is or are implicit? A 1, B 2, C both, D none। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का कॉन्सेप्ट बता दें। देखिए यहाँ पे मैंने भी बताया ना, इम्प्लिसिट का मतलब होता है कुछ ऐसा जो इनडायरेक्टली एक्सप्रेस्ड है, उसके फेवर में बोला गया हो, कुछ पॉजिटिव बात हो, ऑप्टिमिस्टिक हो,
उसके फेवर का हो, एक्सेप्टेंस हो, ये सब इम्प्लीसिट होता है। एक्सप्लिसिट मतलब ठीक उसका उल्टा, मतलब आप उस चीज को रिजेक्ट कर दे रहे हैं, अनरिलेटेड है, इम्प्रैक्टिकल है, निगेटिव एस्पेक्ट है, अगेंस्ट है, पेसिमिस्टिक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट। ओके, अब बताइए क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए, अगेन स्टेटमेंट किस फॉर्म में दे रखा है, नोटिस को फॉर्म में दे रखा है। एक कंपनी वाले ने एक नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस चिपका दिया। नोटिस क्या है, नोटिस में ये बताया गया है कि अगर पार्किंग स्पेस अवेलेबल नहीं हो ना, ऑफिस में अगर पार्किंग स्पेस अवेलेबल नहीं हो, तो आप अपने व्हीकल को मॉल में पार्क करके और उसके बाद ऑफिस आ जाइए। तो ये नोटिस जो लगाया गया है, इस नोटिस के पीछे कोई रीजन होगा, कुछ ना कुछ रीजन तो होगा। तो हमें क्या एजम्पशन हो सकता है, एजम्पशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। पहला एजम्पशन हम पढ़ते हैं, द मॉल इज एट अ वॉकेबल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफिस। अगर ये वॉकेबल डिस्टेंस नहीं होता तो क्या हम इस चीज को एज्यूम करके ये नोटिस बनाते? नहीं। तो स्टेटमेंट वन क्या हो गया हमारा, इम्प्लिसिट हो गया। वो अगर वॉकेबल डिस्टेंस नहीं होता तो क्या ऑफिस के बगल में अगर मॉल नहीं होता तो आप मॉल में क्या करते हो, गाड़ी पार्क नहीं करते, ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा नोटिस आता ही नहीं। तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया। दूसरा, द ऑफिस डज नॉट अलाउ विजिटर व्हीकल इन द प्रीमाइसेस। विजिटर के व्हीकल को अपने प्रीमाइसेस में अलाउ नहीं कर रहा है। ये तो ठीक उल्टा है, ऐसा तो ये नहीं बोला। विजिटर व्हीकल को कैसे अलाउ नहीं कर रहा है, तभी तो बोल रहा है कि अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है, मतलब उसके पास स्पेस है लेकिन अगर कुछ गाड़ी आके वहां पे पार्क हो गया है पहले से, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पेस फुल हो जाएगा। तो ये फिर अनरिलेटेड सा नहीं है, ये ठीक उसका उल्टा नहीं बोल रहा है। तो ये एक्सप्लिसिट नहीं है, दिस इज एक्सप्लिसिट। तो ये स्टेटमेंट टू रॉन्ग है। तो विच आर इज इम्प्लिसिट, ए वन ओनली। second one is acceptance, sorry, second one is negative, yes, these are, second one is unrelated। तो सीधा ही उल्टा बात बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर स्पेस खाली नहीं होगा तब आपको पार्क करना है, यहाँ पे बोल रहा है कि ऑफिस डज नॉट अलाउ विजिटर व्हीकल। ठीक है, बोलिए ये चीज समझ आया? यस, सेकंड इज एक्सप्लिसिट, तभी तो मैं बोल रहा हूँ सेकंड एक्सप्लिसिट है। ओके, सबका क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है क्या? अब बताइएगा कि इजी टू टफ टॉपिक, क्या ये टॉपिक टफ है? इजी लगा ना? हाँ सर। तो चलिए, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंटरेस्ट इज मदर ऑफ लर्निंग, इंटरेस्ट जग गया सर, आप सब टॉपिक को इजी बना देते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू। अच्छा, नासिर इनका कमेंट गजब गजब होता है। ही सेइंग पता नहीं मैं वाइज हूँ या टॉपिक इजी है। व्हाई यू ऑलवेज डाउट योरसेल्फ नासिर? आसिफ, ओके, थैंक यू आसिफ। आसिफ इज सेइंग सर यू आर ग्रेट। मुगल इज सेइंग सर आप मेहनत से पढ़ाते हो। ओके, सेल्फ डाउट, सेल्फ डाउट क्यों करते हैं यार, कौन कौन सेल्फ डाउट करता है?
नासिर आपका कमेंट आता है, आप सेल्फ डाउट करते हैं, स्नेहा आप भी सेल्फ डाउट। वही, अगर आपका आंसर आता है तो बताना चाहिए ना, सेल्फ डाउट का क्या मतलब है। मैं कहाँ किससे नाराज हूँ? मुगल यू आर सेइंग कि सर आप मुझसे नाराज क्यों हैं? मैंने कब बोला मैं आपसे नाराज हूँ? ऐसा मैंने बोला क्या? अच्छा, नासिर मेरे मुंह से तारीफ सुनना चाहता है। समीर अहमद सर, आप हैं तो कुछ भी कर सकते हैं हम। अरे थैंक यू। ओके ओके स्नेहा, यू आर सेइंग अबाउट नासिर। ओके फाइन। अरे सर, आज आपने दिल दुखा दिया। मैंने किसका दिल दुखा दिया भाई? मंजूर मलिक, कौन है आप? मैंने आपका कब दिल दुखा दिया? ओके, चलिए ठीक है। अरे वासु सर को कुछ स्टूडेंट से नाराजगी है, किससे नाराजगी है? आप लोग क्यों ऐसे बात कर रहे हैं? मैंने कुछ बोला है क्या किसी को? ये जयदीप सर कौन है? सर आप कितने अच्छे हैं, टेल देम टू अटेंड जयदीप सर क्लास एंड आस्क डाउट। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मूड, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। अरे ये सब आप लोगों का एजम्पशन है, मेरा कोई मूड खराब नहीं है, ये आप लोगों का एजम्पशन है। ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे ऐसा लगा था कि मैथ्स का सिलेबस ज़्यादा है, तो मुझे पहले मैथ्स को फटाफट क्लियर करना चाहिए था। क्योंकि ये सब जो टॉपिक है ना, कुछ लॉजिक से कुछ रीजन से मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं लास्ट में ये सब टॉपिक पढ़ाऊंगा। क्योंकि ये सब थॉट बेस्ड टॉपिक है। ये सब आप अभी पढ़ लेंगे तो बाद में आप भूल जाएंगे। ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये सब कि ए बी का किस तरीके से थॉट है, ये है वो है, ये सब आप बाद में भूल जाएंगे। बट आप लोगों को वो बात समझ में आई नहीं। आप लोगों का था कि नहीं सर पहले रीजनिंग खत्म कर दीजिए। तो ठीक है, मैं पहले रीजनिंग खत्म कर देता हूँ, इट्स अप टू यू। तो वो टीचर अगर कुछ आपको बताता है, कुछ समझाता है, तो वो कुछ सोच के ही बता रहा है। यार पढ़ाना तो मुझे ही है, मैं आज पढ़ाऊँ या कल पढ़ाऊँ। कोई नहीं, अब कोई मैथ्स अभी कंटिन्यू नहीं करने जा रहा हूँ। 1 घंटा आपका मैथ्स होगा और 1 घंटा रीजनिंग होगा। ठीक है, अब आपका एग्जाम में जब पेपर आएगा, 2-3 महीने पहले जब ये सब चीज भूल चुके होंगे आप, तब आपको समझ आएगा कि नहीं, कभी कभी टीचर का बात मानना चाहिए। बट आप लोग ज़्यादा स्मार्ट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मेंसुरेशन में भी इतना ही मजा आएगा। ओके, यस आमिना, यू शुड रियली सैल्यूट माय पेशेंस। ओके, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। और दूसरी बात, कि अगर किसी स्टूडेंट को कुछ डाउट रहता है ना, कुछ समझ नहीं आता है, तो मैं आप लोगों को एक टाइम दे रहा हूँ। 7:15 अभी क्लास आपकी ओवर होती है ना, 7:30 तक 15 मिनट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आप मुझे कॉल करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर किसी का कुछ डाउट रह जाता है, अगर सीरियसली आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, तो किसी का कुछ डाउट रह जाता है, किसी को कुछ नहीं समझ में आता है, तो 15 मिनट्स आप कॉल करके मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय। कोई डाउट नहीं रहता है, दैट्स फाइन। मैंने बोला कि अगर आप कहीं कहीं और का क्वेश्चन बनाए, कुछ बनाए, अगर उसमें डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क मी, नो इशू। ठीक है, ओके, लव यू ऑल ऑल्सो। बाय।
ओके फाइन। चलिए, हमने कल स्टेटमेंट कंक्लूजन स्टार्ट किया था ना, तो एजम्पशन वाले क्वेश्चंस हम कर रहे थे, और कल किसी ने ग्रुप पे भेजा भी था, देखिए सेम उसी पैटर्न पे वही इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ओके चलिए, इसी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, आई हैव नॉट रिसीव टेलीफोन बिल्स for 9 months in spite of, जिसका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लें, in spite of several complaints और फिर ऐसे लिखा हुआ है, a telephone consumers letter to the editor of a newspaper, assumption है what every consumer has a right to get bills regularly from the telephone company. Receive telephone bills for 9 months in spite of several complaints. माइक ऑन है मीना, माइक ऑफ कर। और दूसरा एजम्पशन गिवन है, द कस्टमर कंप्लेन points to detect in the services which is expected to be correct. To be corrected. चलिए बताइए।
सब कोई डायरेक्टली मुझे आंसर करेंगे, ठीक है, कोई भी एवरीवन पे आंसर नहीं करेगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए अभी तक आप लोग सब कोई बना चुके होंगे। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। I have not received telephone bills for 9 months in spite of several complaints। मतलब टेलीफोन बिल मुझे मिलना चाहिए था, जो मुझे नहीं मिला, तो मैंने कंप्लेंट, लगातार कंप्लेंट किया है। और टेलीफोन कंज्यूमर, कोई टेलीफोन कंज्यूमर का लेटर है टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के एडिटर के पास उसने ये लेटर भेजा है। क्या लेटर भेजा है, मतलब उस लेटर का जो आपका समरी था वो था कि उसको टेलीफोन बिल्स मिलना चाहिए था ना, लेकिन वो बार बार कंप्लेन कर रहा था, उसको नहीं मिला। तो एजम्पशन क्या होता है, अनसेड या हिडन स्टेटमेंट, हिडन पार्ट, लेकिन वो हिडन पार्ट रिलेटेड होना चाहिए। तो देखिए एवरी कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट बिल्स। आपको ये वर्ड राइट कैसे करेक्ट लगा, राइट, क्योंकि अगर आपका किसी चीज का राइट है तभी आप बार बार कंप्लेंट करते हैं। अगर राइट नहीं होता, सपोज करिए कि आप उनसे फेवर चाहते हैं कि प्लीज आप मुझे टेलीफोन बिल भेज दीजिए, आप उनसे फेवर लेते हैं, तो फेवर के केस में आप कभी भी कंप्लेंट करेंगे, नहीं करेंगे। फेवर के केस में कंप्लेंट आप कर सकते हैं, आप तो उनसे फेवर मांग रहे हैं, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको फेवर करें, वो आपको हेल्प करे या नहीं करे। लेकिन यहाँ तो आपने कंप्लेन किया है। कंप्लेन आप कब करते हैं, जब आपका राइट का वायलेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हो गया, एवरी कंज्यूमर हैज अ राइट टू गेट बिल रेगुलरली फ्रॉम द टेलीफोन कंपनी। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल करेक्ट है, और ये हिडन पार्ट भी है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द कस्टमर कंप्लेंट पॉइंट्स टू डिटेक्ट इन द सर्विसेज विच इज एक्सपेक्टेड टू बी करेक्टेड। तो जो कस्टमर का कंप्लेंट है वो क्या डिटेक्ट कराना चाह रहा है इस सर्विसेज में, कि आपको बार बार कंप्लेन किया जा रहा है, उसके बाद भी आप मुझे बिल नहीं भेज रहे हैं, तो इस चीज को आप रेक्टिफाई करिए, इस चीज को आप करेक्ट करिए। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो गया। द कस्टमर कंप्लेंट पॉइंट्स टू डिटेक्ट इन द सर्विसेज विच इज एक्सपेक्टेड टू बी करेक्टेड। जो कस्टमर कह रहा है कि 9 मंथ्स में अभी तक मैंने बहुत बार कंप्लेन किया है बट आपने मुझे बिल नहीं भेजा, तो उसको करेक्ट करिए, इस सर्विसेज को रेक्टिफाई करिए और मुझे बिल भेजिए। तो ये तो दोनों ही इम्प्लिसिट है, दोनों ही इम्प्लिसिट है। ओके ओके, आपका भी ज्वाइन हुआ। चलिए कोई नहीं, दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए फिर। दूसरा क्वेश्चन, स्टेटमेंट गिवन है। द मैनेजमेंट ऑफ एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड आस्क्ड द वर्कर्स यूनियन to call off strike immediately, immediately. Otherwise, the management would be forced to close down the factory। Assumption है no alternatives other than closing down the factory is left for the management of XYZ Private Limited। Statement 2 है such threat may have some effect on the
वर्कर्स यूनियन, बताइए। हाँ बिल्कुल इम्प्लिसिट कहना है, इम्प्लिसिट। कभी कभी क्या होता है ना कि देख के बहुत इजी लगता है और जल्दबाजी में आप गलत कर देते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो कल पढ़ा था उसका बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, कि जो थ्योरी पढ़ा था वो थ्योरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपने दिमाग से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, बट वो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया था। सोचिए क्या होगा आंसर। वेल डन राफिक, बहुत अच्छा। दैट शुड बी द अप्रोच। चलिए देखते हैं इसको पढ़ते। क्या हुआ कि कोई XYZ प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है, तो उसके मैनेजमेंट ने वर्कर यूनियन को बोला है कि आप अपना स्ट्राइक बंद कर दे। वो लोग कुछ किसी रीजन से कुछ स्ट्राइक कर रहे होंगे, तो उस स्ट्राइक को बंद कर दे, जल्दी से बंद करे, अन्यथा द मैनेजमेंट वुड बी फोर्स टू क्लोज द फैक्ट्री। एल्स मैनेजमेंट मजबूर हो जाएगी कि उसे फैक्ट्री को बंद करना होगा। तो ये क्या हो रहा है, ये एक तरीके का जो मैनेजमेंट है वो थ्रेट प्रोवाइड। मैनेजमेंट के दिमाग में क्या आया, देखिए वहां पे कोई स्ट्राइक चल रहा है, कोई स्ट्राइक चल रहा है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। अब इस स्ट्राइक को कॉल ऑफ करने का बात कर रहा है मैनेजमेंट, क्योंकि हो सकता है कि मैनेजमेंट को बहुत लॉस हो रहा होगा कि वर्कर्स यूनियन पूरा स्ट्राइक पे बैठा हुआ है, मतलब वहां पे काम काज कुछ नहीं चल रहा होगा, कुछ प्रोडक्शन वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा होगा। कोई प्रोडक्शन वगैरह नहीं हो रहा होगा। तो मैनेजमेंट ने क्या सोचा कि इस स्ट्राइक को बंद करने का एक तरीका है हम धमकी देते हैं। तो वो मन में कुछ ना कुछ एज्यूम करके आया। एजम्पशन क्या था कि कहीं वो स्ट्राइक बंद कर दे, कहीं वो स्ट्राइक खत्म कर दे, उसी चीज को तो वो एज्यूम करके आया था। वो जो प्लानिंग प्लानिंग तो आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, लेकिन आपका जो एजम्पशन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो उसने क्या एज्यूम किया कि चलो हम इस तरीके से अगर धमकी देंगे तो वो लोग अपने स्ट्राइक को बंद कर देंगे।
तो सच थ्रेट मे हैव सम इफेक्ट ऑन द वर्कर्स यूनियन, तो ये तो आपका इम्प्लिसिट है, ये तो बिल्कुल वही पार्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, नो ऑल्टरनेटिव अदर देन क्लोजिंग डाउन द फैक्ट्री, अगर कोई ऑल्टरनेटिव था ही नहीं, कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं फैक्ट्री बंद करने के अलावा, तो सीधा सीधा आपने फैक्ट्री बंद क्यों किया, फैक्ट्री बंद क्यों नहीं किया, फिर आप थ्रेट क्यों दे रहे हैं, तो इट मीन्स देयर आर सम ऑल्टरनेटिव्स, कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव तो पॉसिबल है ना। तो ये तो सीधा सीधा क्या बता रहा है आपको, निगेटिव स्टेटमेंट बता रहा है कि कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, इसके अलावा, इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो फिर आपने धमकी क्यों दिया, आप सीधा बंद कर देते, वर्कर्स यूनियन स्ट्राइक पे गए, आप सीधा सीधा बंद कर देते, मतलब कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव तो है, तभी तो आप धमकी दे रहे हैं बंद कर दो, आप अपना स्ट्राइक खत्म करो। तो ये जो स्टेटमेंट 1 है ये एक्सप्लिसिट है, वुड बी फोर्स्ड लिखा है, तो वुड बी फोर्स्ड का क्या मतलब है, बंद हो ही जाएगा या मजबूर हो जाएंगे वो बंद करने के लिए। आप किसी किसी से आपको काम करवाना होता है, आप बोलते हैं ना कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, या कुछ भी ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके का उनको थ्रेट दे रहे हैं, आपके माइंड में कहीं ना कुछ पॉजिटिव चीज है कि नहीं हम ऐसा करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, तो आप उसी पॉजिटिव्स को लेके चल रहे हैं। वहां पे आपको आंसर करना है एजम्पशन, वो अपने मन में क्या सोचा होगा। एजम्पशन का मतलब मैंने आपको कल भी सिखाया था ना, कि आपको सीधा सीधा आंसर नहीं करना होता है, एजम्पशन का मतलब ये होता है कि आप कोई अदर पर्सन बी हैं और आप ए कोई एक्शन ले रहा है, कुछ एक्शन से पहले कुछ उस चीज को एज्यूम कर रहा है, तो उसने क्या एजम्पशन किया होगा, बी को उसके एजम्पशन को सोचना होता है। तो ए ने क्या सोचा होगा कि हम धमकी देंगे तो ये लोग स्ट्राइक को बंद कर देंगे, या ए ये सोचा कि कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं तो चलो हम कंपनी को बंद कर देते हैं, तो फिर उसके बाद तो ये कॉल ऑफ करने का बात ही नहीं होता ना। एजम्पशन पूछ रहा है आपसे कि एजम्पशन क्या होगा, मतलब ए अपने मन में क्या सोचा होगा, वो जो मैनेजमेंट है वो अपने दिमाग में क्या सोचा होगा, उसके दिमाग को आपको रीड करना है, इसी को बोलते हैं एजम्पशन। ठीक है, आपसे इसका इफेक्ट नहीं पूछ रहा है, आपको मैंने कल बोला था ना कि इफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन होता है, जब कोई एक्शन हो चुका है उस एक्शन के बाद का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, मेरा कंक्लूजन होता है। हमें तो एजम्पशन बताना है कि क्या एजम्पशन हो सकता है, क्यों उसने ऐसा स्टेप लेने को मजबूर हुआ, क्योंकि वो सोचा कि हम ऐसे करेंगे थ्रेट देंगे तो हो सकता है कि वर्कर्स यूनियन पे कोई इफेक्ट आए। गॉट इट। तो आप लोग बहुत लगातार बोथ कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया था और राफिक ने तो पूरी तरीके से उसे एक्सप्लेन भी कर दिया था। वेल डन राफिक। राफिक ने सीधा लिखा भी है, वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक दैट्स व्हाई दे आर ऑन स्ट्राइक मींस देयर इज ऑल्टरनेटिव्स, कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव्स है। सो फर्स्ट वन इज नॉट इम्प्लिसिट, फर्स्ट वन इज एक्सप्लिसिट। ओके, क्लियर है सबका, सबका क्लियर। चलिए, एक मैं अपने इंडस्ट्री की तरफ से आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इफ यू आर इंटेलिजेंट we are the right people, we are the right people for improving your performance, and advertisement of a coaching institute. एजम्पशन क्या क्या है, फर्स्ट वन इज intelligent students prefer to join coaching classes
दूसरा, कोचिंग क्लासेस हेल्प द स्टूडेंट टू improve their performance तीसरा, नो अदर institute provides such coaching. जल्दी जल्दी में इसका आंसर नहीं करना है, सोच सोच के आंसर करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इससे पहले क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 2 करेक्ट था। ओके, लेट्स सी। स्टेटमेंट बोल रहा है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला और उस एडवर्टीजमेंट में क्या लिखा था कि अगर आप इंटेलिजेंट है ना तो हम लोग राइट पीपल हैं फॉर इम्प्रूविंग योर परफॉर्मेंस। मतलब आप सही जगह पे आ रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस मैं इंक्रीज करा दूंगा अगर आप इंटेलिजेंट है तो ऐसा हमने एडवर्टीजमेंट निकाला। इसके पीछे मेरे दिमाग में क्या थॉट होगा, मेरे दिमाग में क्या थॉट होगा? एक ये होगा कि जो इंटेलिजेंट पीपल हैं वो कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने को प्रेफर करते हैं, दे प्रेफर टू ज्वाइन कोचिंग क्लासेस। तो यस, ये थॉट हो सकता है, ये हम एज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये भी हम एज्यूम कर सकते हैं कोचिंग क्लासेस स्टूडेंट्स को हेल्प करता है टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, तभी तो वो कोचिंग ज्वाइन करेंगे, तभी तो हम ये एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं। हम एडवर्टीजमेंट दे क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे पास बच्चे ज्वाइन करें। तो कोचिंग क्लासेस स्टूडेंट को हेल्प करता है उनके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, तभी तो हम ये एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं। तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो इम्प्लिसिट। स्टेटमेंट 3 बोल रहा है, नो अदर इंस्टीट्यूट प्रोवाइड सच कोचिंग। हमने ये बोला कि आपको मैं अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। ये कहां से साबित करता है कि कोई दूसरा आपको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा सकता है? आई कैन गारंटी फॉर माई सेल्फ। क्या मैंने यहाँ पे कोई एडवर्टीजमेंट में ऐसा कुछ बताया कि ये कॉन्सेप्ट मार्केट में आप कहीं भी पढ़ लीजिए, कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा? ऐसा तो मैंने एडवर्टीजमेंट में कहीं नहीं लिखा है। मैंने तो एडवर्टीजमेंट में बस ये लिखा है कि अगर आप इंटेलिजेंट हैं, अगर आप स्मार्ट हैं,
तो आपके परफॉर्मेंस को इंक्रीज कराने के लिए हम लोग एक सही पीपल है, वी आर द राइट पीपल, कि आपको उस तरीके से प्रैक्टिस कराया जाएगा या जो भी होगा, आपको टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराया जाएगा, आपको कुछ ट्रिक्स बताया जाएगा, तो आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। लेकिन इससे ये तो नहीं साबित हुआ ना कि नो अदर इंस्टीट्यूट प्रोवाइड सच कोचिंग, ऐसा कहीं भी हमने सोचा, ऐसा एडवर्टीजमेंट से आपको कहीं लगा कि इस तरीके का भी थॉट प्रोसेस होगा? नो, ये तो आपका क्या हो गया, कंप्लीटली निगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या यहाँ पे ओनली शब्द ऐसा कुछ प्रयोग किया गया था? जो कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था एक म्यांमार वाला, जहाँ पे ओनली लिखा हुआ था, तो वहां पे इस तरीके से स्टेटमेंट सही था कि नो अदर कंट्री एक्सेप्ट म्यांमार, तो वो स्टेटमेंट सही था। लेकिन यहाँ पे तो हमने ऐसा कुछ नहीं बताया ना। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, इससे ये कहाँ से साबित होता है कि दूसरे आपको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, या मेरे अलावा और आपको कोई अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा सकता है? In the first statement word prefer is given, that means intelligent will only be given preference. नहीं, ऐसा नहीं है। If you are intelligent, अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स प्रेफर टू ज्वाइन कोचिंग क्लासेस। तो हमने ये सोचा, मैंने आपको जैसे बताया ना कि अगर आप इंटेलिजेंट है तो आपके मन में क्या, मैं आपका टेस्ट लेने जा रहा हूँ कि आप इंटेलिजेंट है कि नहीं, मैं आपका टेस्ट लेने जा रहा हूँ नहीं ना। ये तो एक एडवर्टीजमेंट करने का एक जरिया होता है कि आपको लगा है कि हाँ हम इंटेलिजेंट है, आप पढ़ने वाले हैं, आप फोकस्ड हैं, तो आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करेंगे। तो ये आपने, ये मैंने एक मन में सोचा कि ऐसा होता है। एजम्पशन क्या होता है? एजम्पशन वो होता है जो किसी एक्शन से पहले का थॉट होता है, और वो थॉट जो पॉजिटिव थॉट होता है। किसी एक्शन से हम कोचिंग क्लास स्टार्ट करने से पहले, हमें इस एक्शन क्या है कि हम कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करेंगे, उसको स्टार्ट करने से पहले जो मेरा पॉजिटिव थॉट था, उस थॉट को हमने नोटिस में डलवा दिया। अब ये मैंने क्या पॉजिटिव थॉट था, तो मेरा पॉजिटिव थॉट यही था कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना, कोचिंग क्लासेस स्टूडेंट्स को हेल्प करता है। लेकिन ये थॉट थोड़ी था कि नो अदर इंस्टीट्यूट प्रोवाइड सच कोचिंग। तो जो लोग ऑल बोल रहे थे उनका गलत है, 1 and 2 इज करेक्ट। बोलिए, सबका क्लियर हुआ? सबका क्लियर हुआ? Yes, okay, fine. अब हम लोग इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन कभी कभी ऐसा रहता है, स्टेटमेंट के साथ उसके आर्गुमेंट एसोसिएटेड रहता है, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। अभी जो था वो क्या था आपका, स्टेटमेंट के साथ एजम्पशन इंक्लूडेड था। अब क्वेश्चन रहेगा जहां पे स्टेटमेंट के साथ आर्गुमेंट रहता है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिए कि स्टेटमेंट के साथ आर्गुमेंट का क्या मतलब होता है। एक काम करिए, इस एक बार आप लोग फटाफट रीज्वाइन कर लीजिए लिंक को, ठीक है, क्योंकि इसको अलग वीडियो में हम लोग रखेंगे। तो लिंक को रीज्वाइन कर लीजिए, मैं अभी क्लास बंद कर रहा हूँ, इसी लिंक को रीज्वाइन कर लीजिए फटाफट।